हाय अमोक सर, कैसे हैं? बढ़िया पुनीत, टेल मी। सर अभी जैसे लोग ज्वाइन करते हैं 10 10 मिनट में, 3 बजे। तब श्योर अगर श्योर। ठीक ठीक ठाक आ जाता है तो, नहीं तो 5 मिनट बाद शुरू कर देंगे अपन। चलेगा चलेगा, डन। बस सर आप अपना स्क्रीन शेयर कर देना, वो अगर पहली स्लाइड दिख जाए तो लोगों को लगता है कि हाँ चालू है करके वेबिनार। यस यस यस। मैं शेयर कर रहा हूँ, एक बार कंफर्म कर दीजिए आप। हाँ सर। जी अमोक सर, नाउ इट्स विजिबल। ओके ओके, थैंक यू।
मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स का एनसीडीएस की तरफ से स्वागत करता हूं। और सारे मेरे पार्टिसिपेशन से एक ही निवेदन है कि हम आज का जो हमारा वेबिनार है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम कमोडिटी इंडाइसेस के ऊपर है। तो बेसिकली हम उसे शुरुआत करेंगे 5 मिनट के अंतर के बाद हम इसे शुरू करेंगे, ताकि जो अन्य पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ ज्वाइन होना चाह रहे हैं उन्हें भी पूरा पूरा मौका मिले पूरी बातचीत सुनने का। तो बस आपसे निवेदन ये है कि 5 मिनट के प्रतीक्षा के बाद हम आज का जो हमारा वेबिनार है उसे शुरू करेंगे। अमोक सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो अमोक सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ पुनीत बोलिए। हाँ सर, मेरे ख्याल से अभी हमें अपना जो सेशन है आज का वो स्टार्ट कर देना चाहिए सर। ओके पुनीत। हाँ। तो मैं एक बार और एनसीडीएस की तरफ से हमारे सभी भी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम पुनीत छबीले है। मैं एनसीडीएक्स के लिए बिजनेस डेवलपमेंट टीम में काम करता हूँ, इंदौर लोकेशन पर। आज का जो एनसीडीएक्स आपके लिए वेबिनार लाया है वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत अ होलिस्टिक व्यू ऑन ट्रेडिंग एग्री कमोडिटीज कमोडिटी इंडाइसेस इसके ऊपर है। तो थोड़ा सा मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को ब्रीफ करना चाहूँगा। आज का जो हमारा वेबिनार है वो ऑडियो और वीडियो मोड में रहेगा, जहाँ पर आप देख और सुन दोनों सकेंगे। उसके बाद यदि पूरे वेबिनार के अंतर्गत आपके कोई भी प्रश्न आते हैं तो वेबिनार के अंत में आप अपने चैट के आइकॉन में वो प्रश्न हमें लिखकर शेयर कर सकते हैं, या तो फिर अपने आप को अनम्यूट कर करके आप हमसे वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे प्रश्नों का ठीक ठीक से उत्तर दिया जाए।
इसके बाद आज के जो हमारे एक्सपर्ट स्पीकर हमारे साथ है वो है मिस्टर अमोघ घोषतकर, जिन्हें एक दशक से ज़्यादा का अनुभव है इस पूरे फाइनेंस और कमोडिटी मार्केट में, जहां पर 250 से ज़्यादा ट्रेनिंग कैंपेन्स वो अरेंज कर चुके हैं और जिन्होंने इन सारे कैंपेन्स में ट्रेनिंग दी है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक होलिस्टिक व्यू है। आज हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट स्पीकर से कि किस तरीके से कमोडिटी मार्केट में, कमोडिटी डेरिवेटिव्स में हम एक होलिस्टिक व्यू कर कमोडिटी का ट्रेड शुरू कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करना चाहूँगा अमोघ सर को। अमोघ सर, प्लीज़। ओके पुनीत, थैंक यू, धन्यवाद। सभी दर्शकों का, सभी पार्टिसिपेंट्स है, उनको वेलकम, उनका स्वागत है आज के वेबिनार में, जो एक होलिस्टिक व्यू ऑफ ट्रेडिंग एग्री कमोडिटीज थ्रू कमोडिटी इंडाइसेस, इस विषय पर हम आज लेने जा रहे हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा एनसीडेक्स के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा और उसके बाद में हम आगे हमारा जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत करेंगे। तो एनसीडेक्स जो कि एक कमोडिटी एक्सचेंज है, जो कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है, उसकी जो स्थापना है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो 2003 साल में की गई थी। इसका जो हेड ऑफिस है ये मुंबई में है और ये सेबी के अंतर्गत यानी कि रेगुलेशंस के अंदर आता है, जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका रेगुलेटर कमोडिटी मार्केट्स का। कमोडिटीज एक्सचेंज की प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड की जाती है एनसीडेक्स के द्वारा, वो प्राइमरीली मुख्यतः जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है उनके लिए दी जाती है। और एनसीडेक्स ये जो एक्सचेंज है, इसमें अगर सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स की बात करें तो एलआईसी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और नाबार्ड, ये सिग्निफिकेंट इनके शेयर होल्डर्स कहे जा सकते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो अलग अलग प्रकार की कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है या एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो है वो इस एक्सचेंज पे या प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। यहाँ 24 अलग अलग कमोडिटीज में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स उपलब्ध है, 7 अलग अलग कमोडिटीज एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स उपलब्ध है और 3 अलग अलग इंडाइसिस भी आज की डेट पे एनसीडेक्स पे उपलब्ध है, जिसके ऊपर आज हम डिटेल में भी आगे जाके बात करेंगे। क्लाइंट बेस की बात करें तो 35 लाख से ज्यादा क्लाइंट बेस एनसीडेक्स का है आज की तारीख पे। 49,000 से ज्यादा टर्मिनल्स है जो कि 1000 अलग अलग सेंटर्स के द्वारा ट्रेडिंग फैसिलिटेट करते हैं। वेयर हाउसेस की बात करें तो 594 से ज्यादा वेयर हाउसेस एनसीडेक्स के अंतर्गत आती है। और कमोडिटी इंडाइसिस जो कि आज का विषय है, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं तो 3 अलग अलग प्रकार की इंडाइसिस आज एनसीडेक्स पे उपलब्ध है, जो कि एग्रीडेक्स जो सबसे पहला इंडेक्स है, जो कि एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है जो मई 2020 में लॉन्च किया गया था। और उसके बाद में गवारेक्स और सोइडेक्स ये अगस्त 2021 में सेक्टोरल इंडाइसिस इस प्रकार के इंडाइसिस में लॉन्च किए गए थे। अभी थोड़ा अगर हम कमोडिटी एक्सचेंजेस के बारे में इवोल्यूशन की बात करें तो 19वीं सदी से कमोडिटी अलग अलग ट्रेडिंग शुरू की गई थी, जो कि बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन उनमें से सबसे पहली एक ट्रेडिंग एसोसिएशन थी, जो अभी भी बॉम्बे में अगर कॉटन ग्रीन स्टेशन आप देखें हार्बर लाइन पे जो आती है, उस लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो अभी वो कॉटन ट्रेड एसोसिएशन की बिल्डिंग अभी भी दिखाई देती है और अभी भी वहां पे ट्रेडिंग की जाती है। उसके बाद में बात करें तो 1910 से 1930 के बीच में अलग अलग प्रकार की कमोडिटीज की ट्रेडिंग शुरू की गई, जैसे कि ऑयल सीड्स है या रॉ जूट है। उसके बाद में कमोडिटी मार्केट्स जो थे, उसकी जो रेगुलेटर है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसके सबसे ऊपर आता था, उसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन, जो कि 1953 में बनाई गई और जो कमोडिटी मार्केट्स का रेगुलेटर उस टाइम पे हुआ करता था। थोड़ी देर के बाद, थोड़े सालों के बाद में कमोडिटी मार्केट्स में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखी गई थी। ये बहुत से होल्डिंग के केसेस के वजह से भी हुई या आर्टिफिशियल कहीं ना कहीं पे सप्लाई की एक शॉर्टेज क्रिएट की गई, उसके वजह से भी ये वोलेटिलिटी देखी गई और जिसके वजह से कमोडिटी मार्केट्स में बैन लगाई गई। मगर पूरी तरह मार्केट बैन करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला था, इसीलिए अलग अलग कमिटीज की स्थापना की गई। और उसमें से अगर 3 सबसे महत्वपूर्ण कमिटीज की बात करें तो खुशरो कमिटी एक थी, उसके बाद में काबरा कमिटी बनाई गई और जो वर्किंग ग्रुप था
उसे भी बनाया गया। और ये तीनों अलग अलग कमिटीज ने रिकमेंडेशन इस तरह से दिया कि धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी कमोडिटीज को ओपन वापस एक बार किया जाए और जहां पे इसकी ट्रेडिंग शुरू की जा सके। सो वैसे ही उनके रिकमेंडेशंस पे काम करते हुए 2001 साल तक सभी कमोडिटीज जो बैन की गई थी उनको वापस ओपन किया गया। और 2003 साल में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस बनाने की इनविटेशन भी मांगी गई मार्केट में कि जो भी एक्सचेंजेस बनाना चाहते हैं वो आगे आए और अपने कमोडिटी एक्सचेंजेस की स्थापना नेशनल लेवल पे कर पाए। और 2003 साल में ये सभी किया गया। इसके बाद में जो फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन जो कि पहले रेगुलेटर हुआ करता था उसका विलीनीकरण यानी कि मर्जर सितंबर 2015 में सेबी में किया गया। और आज की डेट में अगर हम देखें तो सेबी जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये कमोडिटी मार्केट्स का भारत में इंडिया में रेगुलेटर है। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर बात करें कमोडिटी मार्केट्स की तो सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके नीचे कमोडिटी मार्केट्स का आज का रेगुलेटर जो है यानी कि सेबी, उसके नीचे नेशनल लेवल की जो एक्सचेंजेस है वो आती हैं जैसे कि एनसीडेक्स है, एमसीएक्स है, आईसेक्स है या एनएससी या बीएससी है। आगे हम इवोल्यूशन की बात करें तो सितंबर 2015 में जैसा मैंने आपको बताया सेबी ने टेक ओवर किया एज द मार्केट रेगुलेटर आफ्टर मर्जिंग ऑफ एफएमसी इनटू सेबी। उसके बाद में धीरे धीरे करके अलग अलग प्रकार के मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कमोडिटी मार्केट्स में लाने की कोशिश की गई। सबसे पहले कमोडिटी मार्केट्स में ऑप्शंस शुरू करने की या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू करने की परमिशन दी गई थी जून 2017 में। उसके बाद में कैटेगरी 3 एआईएफ्स जो थे उनको भी परमिशन दी गई मार्केट में पार्टिसिपेट करने की। उसके बाद में जो इक्विटी और कमोडिटी आर्म्स हुआ करते थे अलग अलग ब्रोकिंग कंपनीज के, उनको भी इंटीग्रेट करने की परमिशन दी गई। फिर बैंक सब्सिडियरीज को कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने की जो परमिशन है वो दी गई। और उसके बाद बैंक्स जो हुआ करते थे एज अ पार्टिसिपेंट उनको भी मार्केट में कमोडिटी मार्केट्स में प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर बनने की इजाजत या परमिशन दी गई। सितंबर 2018 में एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो जो इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे उनको परमिशन दी गई मार्केट में कमोडिटी मार्केट्स में आए और वो हेजिंग के तौर पर अपनी अगर एक्सपोजर या पोजीशंस लेना चाहे तो वो कमोडिटी मार्केट्स में ले सकते हैं। ऐसी परमिशन सितंबर 2018 में दी गई। मार्च 2019 में म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो थे उनको भी कमोडिटी डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी गई। और जून 2019 में कमोडिटी इंडाइसेस जो पहले कभी भी मार्केट में उपलब्ध नहीं थे इंडिया में कमोडिटी मार्केट्स में, उनको लॉन्च करने की परमिशन दी गई। और उसके बाद में जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया मई 2020 में एक्चुअली पहला जो कमोडिटी इंडेक्स है जो कि एग्रीडेक्स है वो लॉन्च किया गया। सो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है भारत में, इंडिया में कमोडिटी मार्केट्स का। अगर कमोडिटी मार्केट्स की बात करें और एग्रीकल्चर कमोडिटीज की स्पेसिफिकली बात करें तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है जिसे हम भारत में हमेशा बहुत से बार बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी भी कहते हैं, उसकी अगर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखे या साइज देखे तो उस बारे में थोड़ा मैं आपको अभी सबसे पहले बताना चाहूंगा। तो अगर हम मार्केट की साइज की बात करें कमोडिटी मार्केट्स ओवरऑल, उसमें से एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली की सेक्टर की मैं अगर बात करूं और उससे जो रिलेटेड या अलाइड सेक्टर से उनकी बात करूं तो उनकी जो साइज है यूएसडी बिलियन में हम बात कर रहे हैं। में फाइनेंशियल ईयर 2018 में 283.68 यूएसडी बिलियन की साइज थी जो थोड़ी घटकर फाइनेंशियल ईयर 2019 में 267.9 यूएसडी बिलियन की हुई। और फाइनेंशियल ईयर 2020 में 276.37 बिलियन इतनी इसकी साइज थी, जो कि मैं वापस एक बार बताना चाहूंगा एग्रीकल्चरल और रिलेटेड यानी कि अलाइड सेक्टर्स की ये साइज ओवरऑल भारत में है। आगे अगर बात करें तो सेक्टर की अगर कॉम्पोजिशन देखें कि कौन कौन सी कमोडिटीज का अप्रोक्सीमेटली कितना इसमें कॉम्पोजिशन है या कंपोनेंट है, तो अगर क्रॉपिंग पैटर्न्स के हिसाब से अगर हम इसे डिवाइड करें जो कि दो महत्वपूर्ण क्रॉपिंग पैटर्न्स भारत में है जो कि खरीफ और रबी क्रॉपिंग पैटर्न्स है, इसमें अगर हम डिवाइड करें कमोडिटीज को तो अगर रबी पैटर्न से शुरुआत करें तो आज हम जो डेटा देख रहे हैं वो जनवरी 2021 का डेटा है।
सो इसमें अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट है वो व्हीट का है, यानी कि गेहूं का है। उसके पीछे ही पल्सेस, ऑयल सीड्स, सीरियल्स और राइस यानी कि चावल का है। अगर दूसरी जगह हम बात करें खरीफ क्रॉपिंग पैटर्न की, तो इसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है राइस। उसके पीछे ही हमें सीरियल्स दिखाई देते हैं, फिर पल्सेस, फिर ऑयल सीड्स, शुगर केन और कॉटन। सो अगर आप दोनों ही क्रॉपिंग पैटर्न्स को देखो तो हमारा जो स्टेपल फूड है, यानी कि चपाती या रोटी और चावल, यानी कि चपाती या रोटी जो बनती है वो बनती है व्हीट से, और चावल जो है वो राइस से। सो इसीलिए हम दोनों क्रॉपिंग पैटर्न्स में सबसे बड़ा जो कंपोनेंट हमें दिखता है वो ये दो कमोडिटीज का दिखता है, बिकॉज ये हमारे एक स्टेपल फूड का या रोज के सेवन में, हमारे डाइट में हम यूज ज्यादा करते हैं। अगर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में इसका जो साइज था वो 38.21 यूएसडी बिलियन इतना था। वो थोड़ा सा बढ़कर 38.54 हुआ यूएसडी बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2019 में। फिर में फाइनेंशियल ईयर 2020 अगर देखें तो थोड़ा एक्सपोर्ट्स घटा है, क्योंकि कोविड का इंपैक्ट, कोरोना वायरस की धीरे धीरे दुनिया में, भारत में शुरुआत हो गई थी, उसके वजह से इंपैक्ट भी दिखाई दिया उस साल में। सो 35.09 थोड़ा घट गया था 38.54 यूएसडी बिलियन से। और फिर एक बार बाउंस बैक किया है इकोनॉमी ने, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स ने भी। फाइनेंशियल ईयर 2021 अगर बात करें तो 41.25 यूएसडी बिलियन इतना आज हमें वैल्यूएशन दिखता है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का। अगर ओवरऑल कौन कौन सी कमोडिटीज या कौन कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसका अगर कंपोनेंट देखें तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है भारत से वो है राइस। उसके पीछे मरीन प्रोडक्ट्स है, फिर स्पाइसेस है, बफेलो मीट है, शुगर, कॉटन और ऑयल मिल्स। ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज का भारत से निर्यात किया जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता है। सो ये एक आपको अंदाजा लगाने के लिए ये स्लाइड दिखाई थी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का या ओवरऑल प्रोडक्ट्स का इकोनॉमी में कितना ज्यादा कॉम्पोजिशन या इंपैक्ट हमें दिखता है। आगे अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि एनसीडेक्स पे अलग अलग प्रकार के सेगमेंट्स या कैटेगरीज उपलब्ध है, जैसे कि सीरियल्स एंड पल्सेस है, स्पाइसेस है, फाइबर्स है, गवार कॉम्प्लेक्स है, या ऑयल एंड ऑयल सीड्स है, मेटल्स है, और सबसे लेटेस्ट जो अभी सेगमेंट है या कैटेगरी है जो कि इंडाइसेस। सो इन 7 अलग अलग कैटेगरीज के द्वारा 24 अलग अलग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में ट्रेडिंग करना पॉसिबल है एनसीडेक्स के प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें या कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो 24 अलग अलग कमोडिटीज में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स उपलब्ध है, 7 अलग कमोडिटीज में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स उपलब्ध है, और इंडाइसेस जो कि 3 अलग प्रकार के इंडाइसेस हमें एनसीडेक्स पे उपलब्ध कराए गए हैं। सो अभी हम डिटेल में आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है कॉम्पोजिट इंडेक्स के बारे में, जो कि एग्रीडेक्स है। सो एग्रीडेक्स ये एक ओवरऑल कॉम्पोजिट इंडेक्स है, और 2 अलग प्रकार के सेक्टोरल इंडाइसेस भी उपलब्ध है, जो कि गवारेक्स या गवार इंडेक्स कहा जा सकता है, और सोएडेक्स या सोय इंडेक्स उसे हम कह सकते हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया, अभी हम शुरू करेंगे एग्रीडेक्स से। सो एग्रीडेक्स ये भारत का सबसे पहला रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चरल फ्यूचर्स इंडेक्स है, जिसमें 10 प्रकार की लिक्विड कमोडिटीज का परफॉर्मेंस जो है वो ट्रैक किया जाता है। सो 10 कौन सी कमोडिटीज है ये हमें जरूर पता होना चाहिए। सो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए ये 10 कमोडिटीज में आप ट्रेड कर सकते हो एग्रीडेक्स के साथ कॉम्पोजिट फैशन में, यानी कि एक ही बार में जब भी आप एग्रीडेक्स में इन्वेस्ट करते हो या एग्रीडेक्स के थ्रू आप एक्सपोजर लेते हो, उसी टाइम ये 10 कमोडिटीज में ऑटोमेटिकली आपकी एक्सपोजर आ जाती है, बिकॉज एग्रीडेक्स में ये 10 कमोडिटीज को अलग अलग परसेंटेज के द्वारा या वैल्यू वेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। और अगर आप कमोडिटीज के नाम भी अगर आप जस्ट देखें, एक नजर उसके ऊपर आप डालें, तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि ये बहुत सी कमोडिटीज हमारे रोज के सेवन में या रोज के उपयोग में हम लाते हैं, जैसा कि जीरा है, या टर्मरिक यानी कि हल्दी है, या सोयाबीन है, चना है, मस्टर्ड ऑयल यानी कि राई है, या गवार सीड, कैस्टर सीड, कॉटन या रिफाइंड सोय ऑयल, गवार गम। ऐसे अलग अलग प्रकार की कमोडिटीज में आप एक ही बार में
एग्रीडेक्स के द्वारा आप एक्सपोजर ले सकते हो। और जैसा आपको परसेंटेज हर एक में दिख रहा है, ये हर एक कमोडिटी का एग्रीडेक्स अगर 100% हम अज्यूम करें तो हर एक कमोडिटी का इंडिविजुअल वैल्यू वेट भी दिया गया है, जो कि आप ये परसेंटेज के द्वारा देख सकते हो। सो ये जो ओवरऑल एग्रीडेक्स एज अ इंडेक्स है या कंपोजिट इंडेक्स है, इसमें अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न को कितना रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखिए, तो खरीफ क्रॉपिंग पैटर्न को 63% रिप्रेजेंट किया जाता है और रबी क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसे 37% रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर प्रोडक्ट की या कमोडिटी की कैटेगरीज को देखें तो ऑयल एंड ऑयल सीड्स या एडिबल ऑयल की जो कैटेगरी है उसे 49% रिप्रेजेंट किया गया है, गवार कॉम्प्लेक्स को 17%, पल्सेस है उनको 18%, स्पाइसेस 7% और अदर्स जो बाकी के हैं उनको 9% रिप्रेजेंट किया गया है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूं तो सीजनल डाइवर्सिटी और प्रोडक्ट डाइवर्सिटी या कैटेगरी की डाइवर्सिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एग्रीडेक्स में रिप्रेजेंट की गई है। आगे अगर हम बात करें इसके की फीचर्स, तो सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स इसमें रखे गए हैं, हर एक को अपना अपना एक वैल्यू वेटेज दिया गया है और ये वैल्यू वेटेज ज्यादा कितना होना चाहिए और कम से कम कितना होना चाहिए वो भी इस पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे अगर ज्यादा की ओर बात करें तो कैप कहा जाएगा और कम की ओर बात करें, कम से कम कितना होना चाहिए उसके बात करें तो फ्लोर कहा जाएगा। ये जो 10 कमोडिटीज है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए डिसाइड की गई है, मगर ये हर साल का जो पहला दिन होगा यानी कि 1 अप्रैल होगा फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन, उस दिन पे ये रीबैलेंसिंग भी किया जाएगा। अगर कमोडिटीज को चेंज करना चाहे तो वो चेंज भी शायद हो सकती है, या उसका अगर वैल्यू वेट जो है वो चेंज करना चाहे तो एनसीडेक्स ये चेंज कर सकती है। तो ये रीबैलेंसिंग साल के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल को करना पॉसिबल है। अगर रोल ओवर की बात करें तो जो एक्सपायरी मंथ है उसके पहले 3 दिन में आप कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर भी कर सकते हो। और कमोडिटी की जो सिलेक्शन यहाँ पे देखी गई है ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों ही कमोडिटीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका यूनिट ऑफ ट्रेडिंग जो है वो एक मार्केट लॉट यानी कि 500 यूनिट्स ये रखा गया है। सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है वो कैश सेटलमेंट रखा गया है, यानी कि आपको कोई भी प्रकार की फिजिकल डिलीवरी यहाँ पे लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैश के तौर पर, आपको प्रॉफिट है तो आपको मिलेगा, लॉस है तो आपको देना होगा। मैक्सिमम ऑर्डर साइज की बात करें तो 50 लॉट्स आपको ज्यादा से ज्यादा परचेस या सेल करना पॉसिबल है। और जो टिक साइज है यानी कि जो प्राइस की मूवमेंट है वो ऊपर और नीचे की ओर 0.25 रुपीस की यानी 25 पैसे की प्राइस मूवमेंट आपको होते दिखाई दे सकती है। ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो फिलहाल इसकी जो ट्रेडिंग आवर्स है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक रखे गए हैं और जो एक्सपायरी डे होगा उसकी जो 5 बजे की शाम की प्राइस होगी उसे पकड़कर अपना जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसे कैलकुलेट किया जाएगा और फिर कैश सेटलमेंट के थ्रू उसकी जो सेटलमेंट है वो की जाएगी। इस तरह से इसकी जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस है वो रखी गई है और इनिशियल मार्जिन जो आपको देना होगा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वो 6% यानी कि 6% रखा गया है। अगर आगे बात करें तो एनसीडेक्स की जो एग्रीडेक्स की परफॉर्मेंस है, अगर पिछले एक साल यानी कि 1 सितंबर 2020 से लेके सितंबर 2021 की अगर देखें तो एक बहुत अच्छा ट्रेंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक परफॉर्मेंस का एक अपवर्ड ट्रेंड या एक पॉजिटिव ट्रेंड आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे अगर इसकी कोरिलेशन हम देखें यानी कि एग्रीडेक्स को अगर हम बाकी की जो इंडाइसिस है, जो इक्विटी इंडाइसिस है जो कि निफ्टी और सेंसेक्स है, या कमोडिटी मार्केट में भी अगर हम उसे गोल्ड या सिल्वर से कंपेयर करें तो इसमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन देखी गई है, यानी कि 0.25 टाइम्स की पॉजिटिव कोरिलेशन निफ्टी के साथ, 0.24 टाइम्स की सेंसेक्स के साथ और 0.23 टाइम्स की गोल्ड और सिल्वर के साथ यहाँ पे कोरिलेशन एग्रीडेक्स की देखी जा सकती है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए हम यहाँ पे डेटा अज्यूम कर रहे हैं। सो इससे हमें ये एक चीज तो पता चल सकती है कि एग्रीडेक्स हमें अपना जो पोर्टफोलियो है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उसे डाइवर्सिफाई करने में जरूर मदद कर सकता है।
यानी कि ये सभी प्रोडक्ट्स के साथ ही आप एग्रीडेक्स में एक एक्सपोजर लेके आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक्सपांड या डाइवर्सिफाई करने की कोशिश आप जरूर कर सकते हो। अभी हम अगर सेक्टोरल इंडाइसिस के बारे में बात करें तो सेक्टोरल इंडाइसिस जो है वो प्राइस बेस्ड इंडाइसिस है, जो कि आपको एक सेक्टर की ओर एक्सपोजर देने की कोशिश आप इनके थ्रू कर सकते हो। इनमें भी आपको जो भी इसकी कमोडिटीज होंगी सिलेक्ट की जाएंगी, इसमें भी अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स आप देख सकते हो, मगर ये कंपोनेंट्स एक ही सेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं क्योंकि ये एक सेक्टोरल इंडेक्स है। इसके जो वेट्स है जैसे कि हमने एग्रीडेक्स में देखा, इसमें भी उन कंपोनेंट्स को वैल्यू वेटेज दिया जाएगा और इसकी भी जो रीबैलेंसिंग है वो साल के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल को की जा सकती है। और इसमें जो कैप यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो इसका परसेंटेज है या वेटेज है वो 70% का रखा जा सकता है और कम से कम यानी कि फ्लोर है वो 30% का रखा जा सकता है। इसमें जो भी कंपोनेंट सिलेक्ट होते हैं उसकी सिलेक्शन के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद में इसके जो वेट्स है वो कैलकुलेट किए जाते हैं और उसके बाद में जो इंडेक्स की ओवरऑल वैल्यू है उसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कमोडिटी सिलेक्ट करने का। पहला क्राइटेरिया है कि ये जैसा मैंने आपको बताया ये एक सेक्टर से रिलेटेड होने बहुत जरूरी है। इनकी जो भी सिलेक्शन होने वाली है उन कमोडिटीज की पिछले 12 महीनों में से कम 90% दिनों तक उनकी ट्रेडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर कम से कम 90% ऑफ द ट्रेडिंग डेज पे इसकी ट्रेडिंग नहीं हुई है तो इस कमोडिटी को सिलेक्ट आप नहीं कर सकते कोई भी सेक्टोरल इंडेक्स के लिए। और ये 12 महीनों में पिछले 12 महीनों में जो भी डेटा है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम का जो डेटा है वो अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। ये तीनों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है वो फुलफिल होने जरूरी है। ये तीनों में से अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो उस कमोडिटी को सेक्टोरल इंडेक्स में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ये रूल्स सेटिस्फाई होने के बाद में प्रोडक्शन वेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। प्रोडक्शन वेट का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो कि एवरेज प्राइस ऑफ द कमोडिटी मल्टीप्लाइड बाय द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट 5 इयर्स, इसको टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज इन द इंडेक्स से डिवाइड किया जाता है और फिर प्रोडक्शन वेट मिलता है। अगर दूसरी ओर बात करें तो लिक्विडिटी वेट की कैलकुलेशन के लिए ट्रेड वैल्यू को यानी कि टोटल वैल्यू जो भी करोड़ रुपयों में है इन करोड्स है एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म पे फॉर द लास्ट 12 मंथ्स यानी कि एक साल का जो भी टोटल वैल्यू है उसको टोटल ट्रेड वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज जो भी इंडेक्स में है उसके टोटल ट्रेड वैल्यू से डिवाइड करके फिर लिक्विडिटी वेट की कैलकुलेशन की जाती है। और आखिरी जो इसमें कैलकुलेशन होती है वो है कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज की कैलकुलेशन, जो कि कैलकुलेट करने के लिए 0.5 इंटू द सीएलपी यानी कि कमोडिटी लिक्विडिटी परसेंटेज और उसमें ऐड किया जाता है 0.5 इंटू द सीपीपी यानी कि कमोडिटी प्रोडक्शन परसेंटेज। और इसमें भी कैलकुलेशन करते वक्त कैप जो है यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो कंपोनेंट है वो 70% का हो सकता है और कम से कम यानी कि फ्लोर है वो 30% का हो सकता है। कमोडिटी इंडाइसिस में आपको क्यों इन्वेस्ट करना है, ऐसा शायद आपको अगर प्रश्न पड़ रहा है तो आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है कि इसमें जो कॉस्ट है यानी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट है या ब्रोकरेज है या मार्जिन है वो बहुत कम आपको दिखती है बाकी के एग्रीकल्चरल कमोडिटीज या सेगमेंट से। मैंने जैसे आपको बताया इसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट या कमोडिटी की फिजिकल डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपको कैश में सेटलमेंट किया जाएगा। मैं वापस एक बार बताना चाहूंगा कि प्रॉफिट होगा तो आपको पैसे अकाउंट में मिल जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर लॉस होगा तो आपको उतने पैसे आपको देने होंगे। इसके बीच में आपकी जो ट्रांजैक्शन होती रहेगी उसमें आपको एमटीएम यानी कि मार्क टू मार्केट सेटलमेंट भी आपका होते रहेगा। ट्रेडिंग करना भी बहुत आसान है इसमें क्योंकि आपको मार्केट लॉट के द्वारा आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल के द्वारा बताने की कोशिश की थी, इसमें बाकी के मार्केट से आपको कम कोरिलेशन दिखाई देती है। जैसा हमने देखा था 0.24 टाइम्स यानी कि 24% या 0.25 टाइम्स यानी कि 25%, इतनी ही कोरिलेशन आपको इस मार्केट में दिखती है। यानी कि एक्सपोजर आपको इसमें लेने से
आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने में आपको बहुत अच्छी मदद यहाँ पे मिल सकती है। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि एक सेक्टर का आपको उसमें डायरेक्शनल इंडिकेटर भी मिल सकता है, और अगर आप कैलेंडर स्प्रेड करना चाहे, यानी कि एक ही बार में आप दो अलग अलग सीरीज के द्वारा आपकी पोजीशन लेना चाहे, तो वो भी आपको इंडेक्स या एग्रीडेक्स या जो भी सेक्टोरल इंडाइसेस हम बात करेंगे उसके थ्रू आपको वो भी करना, यानी कि कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग भी करना आपको पॉसिबल हो सकता है। सो इन सब कारणों की वजह से आपको एक एडवांटेज या बेनिफिट मिल सकता है। ये आप इन कमोडिटी इंडाइसेस के द्वारा आप इस प्रकार की आपकी पोजीशंस ले सकते हो। अभी हम सेक्टोरल इंडाइसेस की ओर जाएंगे। तो सबसे पहला जो सेक्टोरल इंडेक्स लॉन्च किया गया था एनसीडेक्स के द्वारा वो था गवारेक्स। इसमें आपको दो अलग अलग प्रकार के कमोडिटीज का कंपोनेंट दिखाई देता है। सबसे पहली जो इसमें कमोडिटी है वो है गवार सीड, जो कि 63% यहाँ पे आपको वेटेज इसकी दिखाई देती है, और दूसरी जो यहाँ पे कमोडिटी है वो है गवार गम, जो 37% का कंपोनेंट हमें इसमें दिखता है। अगर ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें आपको 3 सीरीज उपलब्ध है, जो कि नियर सीरीज, मिड सीरीज और फार सीरीज है। टिक साइज यानी कि प्राइस की मूवमेंट जो है इसमें भी आपको ऊपर और नीचे की ओर ₹1 का प्राइस मूवमेंट दिखाई दे सकता है, और यूनिट ऑफ ट्रेडिंग जो है वो एक लॉट यानी कि 100 यूनिट्स आपको एक बार में परचेस या सेल करने होंगे। ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक आप ट्रेडिंग गवारेक्स में कर सकते हो, और जो भी एक्सपायरी डे की 5 बजे की प्राइस होगी, कीमत होगी, उसके द्वारा इसकी कैश सेटलमेंट की जाएगी। सो इसमें भी आपको कोई भी प्रकार की फिजिकल डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें आप आपकी जो भी डिलीवरी है वो कैश सेटलमेंट के थ्रू आप अपनी पोजीशंस क्लोज कर सकते हो। इसमें जो इनिशियल मार्जिन रखी गई है वो 10% यानी कि 10% इतनी आपको इनिशियल मार्जिन देनी होगी। अगर परफॉर्मेंस की गवार इंडेक्स की बात करें तो अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 तक का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छा एक वॉलेटाइल ट्रेंड हमें दिखता है, यानी कि अलग अलग पॉइंट्स पे आपको एंट्री और एग्जिट के बहुत अच्छे चांसेस इसमें मिल सकते हैं। ये हम एक पास्ट डेटा से या पास्ट रिकॉर्ड से हम देख सकते हैं। अगर ओवरऑल आपका प्रश्न मन में है कि मैं गवार इंडेक्स में या गोरेक्स जिसे हम कहते हैं उसमें मुझे क्यों जाना चाहिए, तो सबसे पहले तो कोई भी कमोडिटी में या एग्रीकल्चरल कमोडिटी में आपको जाने से पहले थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करना या उसके बारे में थोड़ी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो हम देख सकते हैं वो है कि कोई भी कमोडिटी में आप जाएं तो उसके पहले आप उसका डिमांड और सप्लाई या प्रोडक्शन और कंजम्पशन देखने की कोशिश जरूर करें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक फैक्टर या इंडिकेटर आ सकता है वो है पॉपुलेशन का, बिकॉज पॉपुलेशन आपको कंजम्पशन और दूसरी और प्रोडक्शन जो है उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ बता के जाता है। तो इसके लिए मैंने आपके सामने OECD FAO है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इनका रिपोर्ट जो एग्रीकल्चरल आउटलुक 2021 का रिपोर्ट है वो आपके सामने मैंने इसलिए आपको रखा है। इसमें पॉपुलेशन का अगर हम प्रोजेक्शन लगाएं जो कि 1950 से लेके 2050 का ट्रेंड यहाँ पे एक फोरकास्ट या एस्टिमेशन दिखता है, प्रोजेक्शन दिखता है। सो इसमें अगर हम देखें तो एशिया सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको एक ग्रोथ दिखती है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये दो देशों की वजह से है, जो कि एशिया के सबसे बड़े दो देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जो कि चाइना नंबर 1 है और उसके पीछे ही हम यानी कि हमारा देश इंडिया, भारत आता है। सो ये दोनों देशों की वजह से सबसे पहला जो नंबर हमारा लगता है जो कि एशिया कॉन्टिनेंट का लगता है वो इन दो देशों की वजह से लगता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो गवार मार्केट की अगर हम आउटलुक देखें तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवार मार्केट की जो ओवरऑल साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 864.96 मिलियन इतनी बड़ी साइज थी 2019 साल में, और जो कि अप्रोक्सीमेटली 2025 साल तक एक USD 1.33 बिलियन इतनी हो जाएगी
यानी कि CAGR की अगर बात करें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, तो 7.5% के हिसाब से ये मार्केट बढ़ता दिखाई दे सकता है। यानी कि इतना राइज आपको या इतनी बढ़त आपको इस मार्केट में दिख सकती है। ऑफ कोर्स ये एक प्रोजेक्शन हम देख रहे हैं, और राइट साइड पे अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो डेटा इंटेलो नाम का जो रिसर्च रिपोर्ट है वो रेफर करके अगर हम देखें तो ओवरऑल जो मार्केट है उसकी इतनी ग्रोथ हो सकती है। अगर गवार गम की बात करें तो गवार गम किस लिए यूज होता है? गवार गम का जो यूज है या उपयोग है, तो सबसे पहले तो गम जो हम यूज करते हैं, वो गम हम क्यों यूज करते हैं? कुछ चिपकाने के लिए। वैसे ही गवार गम की भी जो यूज है वो मैक्सिमम चिपकाने के लिए यानी कि जेलिंग फंक्शन के लिए यूज होती है। इसके पीछे ही दूसरा जो इसका इस्तेमाल होता है वो थिकनिंग इस कैटेगरी के लिए होता है। और तीसरा इस्तेमाल जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो फ्रिक्शन रिड्यूसिंग के लिए यानी कि लुब्रिकेशन या ऑयलिंग जिसे हम कह सकते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। अगर 2020 साल में देखें तो चिपकाने का जो फंक्शन है यानी कि जेलिंग फंक्शन है वो सबसे बड़ा इसमें सेगमेंट माना जाता था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 34.7% ओवरऑल मार्केट में से इसका मार्केट शेयर था। अगर थिकनिंग सेगमेंट की बात करें तो ये सबसे फास्ट बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है, जो कि CAGR के हिसाब से बात करें तो 7.8% के हिसाब से वो बढ़ते दिखाई दे सकता है आगे जाके 2025-26 तक। अगर इंडस्ट्रियल यूज देखें तो कौन से इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है? तो ऑयल एंड गैस, पेपर, माइनिंग, एक्सप्लोजिव्स, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में गवार गम का इस्तेमाल होता है। और इसमें से जो इंडस्ट्रियल यूज है वो सबसे ज्यादा इसमें होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 45% का डिमांड इंडस्ट्रियल गवार गम के लिए आता है, और जो कि स्पेसिफिकली अलग अलग टाइप की कमोडिटी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है, जैसा मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री की बात करें तो इसका जो अप्रोक्सीमेट साइज है वो 2020 साल में USD 183.7 मिलियन इतना इसका साइज हुआ करता था। और अभी हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार के रीजन्स के बारे में। अलग अलग प्रकार के जो रीजन्स है, ये रीजन्स कितना डिमांड इस मार्केट के लिए ला सकते हैं, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और इसके लिए हमने जो रिपोर्ट यूज किया है वो मैक्सिमाइज मार्केट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का रिपोर्ट यूज किया है। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज भारत के लिए हमें है गवार गम मार्केट के लिए, क्योंकि भारत में या एशिया पैसिफिक मार्केट में गवार गम की जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, या बहुत कम, मैं दूसरी ओर बोलूंगा कि बहुत कम कंजम्पशन होती है। मगर हैरानी की बात हमें जरूर होगी सुन के या देखकर कि भारत में जो कंजम्पशन ऑलमोस्ट बहुत कम है, वो दूसरी ओर अगर देखें तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। यानी कि पूरी दुनिया में से, मैं रिपीट करता हूं, पूरी दुनिया में से 80%, 80% जो प्रोडक्शन होती है गवार गम या गवार सीड्स की, वो भारत में, वापस एक बार बोलना चाहूंगा, 80% प्रोडक्शन जो होती है वो भारत से निकलती है। और वो की राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, ये 3 राज्यों से मुख्यतः ये बाहर आती है। और गवार गम ये जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी है, ये भारत में वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कमोडिटी है। और इसके वजह से एशिया पैसिफिक रीजन है ये सबसे ज्यादा बढ़ते दिखाई दे सकता है आगे जाकर। जो 2028 का, 2020 से लेके 2028 का अगर हम एक प्रोजेक्शन देखें तो CAGR 8.3% के हिसाब से यह मार्केट बढ़ सकता है, जो एशिया पैसिफिक मार्केट है। और इसमें सबसे ज्यादा जो डिमांड आते दिख सकती है वो फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आते दिख सकती है। अगर दूसरी ओर हम नॉर्थ अमेरिका और यूरोप मार्केट्स की बात करें तो इसमें भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें दिख सकती है। और इसमें जो ग्रोथ दिखेगी वो इस तरह से दिखेगी कि वहां पे जो डिमांड आएगी वो अप्रोक्सीमेटली ज्यादा डिमांड आते हुए ऑयल या माइनिंग इंडस्ट्री से डिमांड आते दिख सकती है।
अफ्रीका मार्केट की बात करें तो उसमें ना ही ज्यादा प्रोडक्शन ना ही कंजम्पशन दिखाई दे सकता है। और लैटिन अमेरिकन मार्केट की या रीजन की बात करें तो इसमें जो सबसे ज्यादा डिमांड आते दिख सकती है वो है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से। प्रोसेस्ड फूड्स इंडस्ट्री जो है जैसे कि चीज है या सॉसेज सूप्स या एनिमल फीड है, इसके जो बनाने के लिए जो प्रक्रिया या प्रोसेस होती है इसमें गवार गम का इस्तेमाल होते दिख सकता है। और इसीलिए मैं वापस एक बार आपको बताना चाहूंगा कि गवार मार्केट का यानी कि गवार सीड्स हो या गवार गम हो, इसका आपके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं आपको एक प्रेजेंस रखने की शायद जरूरत है या आपको कोशिश करनी जरूरी है, ताकि आप इस जो फोरकास्ट है या जो आउटलुक है इसमें आप वो मिस ना कर जाए। इसीलिए एक वहां पे आपको इसका इम्पैक्ट लेना या एक एक्सपोजर लेना कहीं ना कहीं जरूरी पड़ सकता है। अगर ओवरऑल एक और रिपोर्ट अगर हम देखें जो कि मॉडर्न इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है, सो 2016 से 2026 तक इस रिपोर्ट के हिसाब से ये मार्केट जो है वो सीएजीआर 4.2% से बढ़ता दिखाई दे सकता है। और 2020 ये साल का अगर मार्केट शेयर देख तो सबसे ज्यादा वापस एक बार इंडिया का है मार्केट शेयर, इसके पीछे ही पाकिस्तान है, फिर जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है और फिर बाकी के सभी देश वहां पे आते हैं। और दूसरी जगह अगर हम ग्रोथ के बारे में देखें तो भारत जो है देश, हमारा देश जो है इसमें बहुत हाई ग्रोथ आपको 2021 से 2026 तक होते दिखाई दे सकती है। सो सभी अलग अलग जो रिपोर्ट्स हमने यूज करके या जिसका बेस रख के हमने हमारा प्रोजेक्शन लगाया है या प्रोजेक्शन लगाने की कोशिश हमने की है, ये सभी रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटलुक हमें गवार मार्केट के लिए है। और जो मैं वापस एक बार आपको कहना चाहूंगा कि इसी वजह से आप इस मार्केट का या इस एग्रीकल्चरल कमोडिटी का या इंडेक्स का गवारेक्स का आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक कहीं ना कहीं आप एक एक्सपोजर जरूर ले सकते हो। अभी इसके बाद हम दूसरे इंडेक्स की ओर जाएंगे जो कि सोइडेक्स है। सो सोइडेक्स जो है वो सोय इंडेक्स ये शब्दों से आता है। सो इसमें जो दो मुख्य प्रकार के कंपोनेंट्स है वो है सोयाबीन जो कि 69% कंपोनेंट इसमें है और रिफाइंड सोय ऑयल जिसका इसमें 31% का कंपोनेंट रखा गया है। अगर ओवरऑल इंडेक्स के स्पेसिफिकेशन की कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी हमें तीन अलग अलग प्रकार की सीरीज दिखती है जो कि नियर सीरीज, मिड सीरीज और फार सीरीज है। टिक साइज यानी कि प्राइस मूवमेंट जो ऊपर और नीचे की ओर है वो भी इसमें ₹1 की हमें दिखती है। यूनिट ऑफ ट्रेडिंग देखिए तो एक लॉट यानी कि एक मार्केट लॉट में 100 यूनिट्स इसमें रखे गए हैं और इसका जो ट्रेडिंग टाइम है वो सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक हम इस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैश सेटलमेंट के द्वारा इसमें भी सेटलमेंट की जाएगी। सो इसमें भी आपको कोई भी प्रकार की फिजिकल डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसका जो फ्यूचर्स एक्सपायरी का दिन होगा उसके 5 बजे के प्राइस के हिसाब से इसकी जो सेटलमेंट है वो की जाएगी। और इसमें भी आपका जो इनिशियल मार्जिन रखा गया है या आपको जो एक्सपोजर इसमें लेना होगा उसका इनिशियल मार्जिन 10% इतना रखा गया है। इसकी अगर हम पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे आपको दिखाई देता है जो कि अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 तक का हमें दिख सकता है। अभी हम सोया में या सोय सीड्स यानी कि सोय जो मील है या ओवरऑल प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, उसमें क्यों एक्सपोजर ले, इस बारे में अभी हमें थोड़ा जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको पहले वाली कमोडिटी में भी बताया था, इंडेक्स में बताया था, पॉपुलेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि वापस एक बार वही सेम एक्सपोजर हमें यहाँ पे इस रिपोर्ट के द्वारा दिखता है। अभी सोयाबीन की अगर हम बात करें तो ये जो बीन है वो बीन में आपको दो चीजें दिखती है। सबसे पहला जो दिखता है वो 80% 80% उसमें से मील निकलती है और जिसमें से एनिमल फीड जैसे कि पोल्ट्री के लिए या लाइव स्टॉक के लिए बनाई जाती है और बाकी का जो 3% है वो फूड प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। जैसे कि सोया रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि सोय मिल्क है या सोया सॉस हम चाइनीज प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं वो है, या पनीर का जो अल्टरनेटिव सोया से बनता प्रोडक्ट टोफू है, ये सभी प्रोडक्ट्स इसमें से बनते हैं।
अगर बाकी के 20% यानी कि 20% जो बचता है उसकी बात करें तो उसमें से 3 अलग अलग चीजें हमें हो सकती है, यूज हो सकती है। सबसे पहला यानी कि 68% फूड आइटम्स के लिए यूज होता है ऑयल, जैसे सोयाबीन ऑयल आज बहुत लोग यूज करते हैं। 25% 25% जो है वो बायोडीजल और बायो हीट के लिए यूज हो सकता है, और 7% जो है वो अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है, जैसे कि पेंट्स है, पेंट इंडस्ट्री है, या प्लास्टिक इंडस्ट्री है, या क्लीनिंग इंडस्ट्री है, इसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। ओवरऑल सोयाबीन का महत्व क्या है वो थोड़ा हमें पता होना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि सोयाबीन आज की डेट पे बहुत ज्यादा डिमांड में आते दिख रहा है। अभी ये क्यों हो रहा है उसकी बात करें तो एक फैड कहीं ना कहीं आज की दुनिया में दिखाई देता है, जो वीगन फैड है, VEGAN, वीगन, ये नाम भी आपने भी शायद बहुत बार सुना होगा, जिसमें एनिमल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते। यानी कि बहुत से लोग आज कहते हैं, गर्व से कहते हैं बहुत से लोग कि मैं वीगन हूं, यानी कि मैं कोई भी एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सेवन या इस्तेमाल नहीं करता, यानी कि मैं वीगन हूं, ऐसा लोग कहते हैं। जो भी लोग ये करते हैं वो दूध से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सेवन या इस्तेमाल नहीं करते। सो उनको वो ही न्यूट्रिएंट्स या वो ही प्रोटीन्स कहीं ना कहीं से तो अपने शरीर के लिए लाना जरूरी है। मगर जैसे वो कहते हैं कि बॉस मैं वीगन हूं तो मैं नहीं खाऊंगा, वैसे ही अलग एक प्रकार के लोग भी होते हैं जिनको दूध या दूध से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उन्हें डाइजेस्ट करने में या पचाने में तकलीफ होती है। और इसका अगर रिकॉर्ड देखें तो यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, वो ऐसा कहती है कि 65% जो लोग हैं दुनिया में, उन्हें कहीं ना कहीं जैसा ही उनका एज बढ़ता है उनको दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो कि लैक्टोज रिलेटेड प्रोडक्ट्स कहते हैं, वो पचाने में तकलीफ होती है। और ऐसे दुनिया में हर साल 10 मिलियन से ज्यादा केसेस दिखाई देते हैं जिन्हें दूध या दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यूज करने में, या रादर मैं कहूंगा सेवन करने में तकलीफ होती है या पचाने में तकलीफ होती है। सो मैं वापस एक बार कहना चाहूंगा कि ये जो वीगन प्रकार के लोग हैं या लैक्टोज इनटॉलरेंट लोग हैं, ये दोनों ही प्रकार के लोग दूध का सेवन नहीं करते या दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करते। तो वही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स जो आपको, या प्रोटीन्स फॉर दैट मैटर, जो दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में होते हैं, वो कहीं ना कहीं से तो उनको लाना जरूरी है। और ये एस्टोनिशिंगली आपको सोयाबीन दे जाता है। और इसीलिए सोयाबीन की जो पॉपुलैरिटी है या डिमांड है वो पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा बढ़ते दिखाई दे रही है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें जापान, ये जो कंट्री है, इसमें से दिख सकता है, बिकॉज जापानीज लोग फिटनेस में बहुत ज्यादा फिट होते हैं ऐसा कहा जाता है पूरी दुनिया में। और इसमें से एक इंपॉर्टेंट रीजन ये हो सकता है कि इनका जो रोज का सेवन है उसमें सोयाबीन का ये इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, और इसीलिए ये ज्यादा फिट है ऐसा कहा जा सकता है। इनकी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है ऐसा भी कहा जा सकता है। सो इन सब रीजंस के वजह से या कारणों की वजह से आप सोयाबीन का भी आपके कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपको एक कहीं ना कहीं एक्सपोजर शायद लेना चाहिए, ऐसा आप ये सब एनालिसिस के बाद शायद सोच सकते हो। सो अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो मॉडर्न इंटेलिजेंस का मैं वापस एक बार रिपोर्ट का सहारा लेना चाहूंगा। इसमें सोयाबीन मार्केट जो है इसकी अगर ग्रोथ देखें तो CAGR 3.5% की ग्रोथ 2021 से 2026 ये साल तक दिखती है। और भारत में आपको कहीं ना कहीं मीडियम ग्रोथ इस दौरान आपको दिख सकती है। यह है सोयाबीन के बारे में। दूसरी ओर अगर सोयाबीन ऑयल की बात करें तो इसमें ज्यादा भारत का कहीं ना कहीं इंपैक्ट दिखता है, बिकॉज सोयाबीन ऑयल जो है, भारत सबसे बड़ा देश है जो इसे इंपोर्ट करता है या आयात करता है। सो सोयाबीन से ज्यादा हमें इंपैक्ट सोयाबीन ऑयल में दिख सकता है। और इसीलिए अगर आप इस मार्केट में देखो तो ये जो पहले सोयाबीन में CAGR 3.5% की थी, वो सोयाबीन ऑयल में हो जाती है 5.78% की 2020 से 2025 साल तक। और भारत में अगर अभी आप देखो तो इसकी जो ग्रोथ एस्टिमेट की गई है
20 साल में बेसिकली जो ग्रोथ इसकी देखी गई थी वो बहुत ज्यादा ग्रोथ इसमें देखी गई थी। ये वापस एक बार मैं कहना चाहूंगा बिकॉज भारत सबसे बड़ा देश है जो सोयाबीन ऑयल को आयात यानी कि इंपोर्ट करता है, और भारत के पीछे ही चाइना आता है। पूरी दुनिया में नंबर 1 कंट्री which is on the list of imports for soybean oil। सो इसीलिए आप इस मार्केट में यानी कि सोयाबीन ऑयल की ओर ज्यादा अपना थोड़ा फोकस रख सकते हो, और दोनों का कंपोनेंट साथ में अगर हम लेके जाए तो सोइडेक्स इस इंडेक्स के द्वारा हम इसमें एक्सपोजर ले सकते हैं। अभी मैं सहारा लेना चाहूंगा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के रिपोर्ट की, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम आगे देखें तो सोयाबीन की जो एक्रिएज है यानी कि सोयाबीन की जो प्रोडक्शन है वो ओवरऑल आपको बहुत बढ़ते दिखाई दे सकती है। बिकॉज 2019 से 2029 का अगर हम प्रोजेक्शन देखें तो एक पॉजिटिव प्रोजेक्शन हमें हर एक मार्केट में दिखता है, फिर वो ब्राजील हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, अर्जेंटीना हो, इंडिया हो या चाइना हो, हर एक मार्केट में कहीं ना कहीं एक अपवर्ड ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। अगर सोयाबीन डोमेस्टिक कंजम्पशन या पर कैपिटा कंजम्पशन की भी बात करें तो भी वापस एक बार हमें फोरकास्ट अगर हम 2029 तक का करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड या एक अपवर्ड ट्रेंड हमें दोनों ही जगह वापस एक बार दिखाई देता है। और अगर ओवरऑल नेट ट्रेड की बात करें तो जो बड़े रीजन्स है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है यानी कि नॉर्थ अमेरिका है, या साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका या यूरोपियन रीजन है, एशिया में पैसिफिक रीजन है, इसमें कहीं ना कहीं एक डिमांड आते हुए वापस एक बार हम सोयाबीन मार्केट के लिए देख सकते हैं। अगर हम दूसरी ओर अगर प्राइस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहे तो यहां पर मैं आपके सामने फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका फूड आउटलुक का जो जून 2021 का रिपोर्ट है वो इसके लिए आपके सामने रख रहा हूं। इसमें सिर्फ पहली दो चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि सोयाबीन है और सोयाबीन ऑयल है। सो 2006-07 से लेकर अगर हम 2019-20 का डेटा देखें, ये प्राइस का डेटा है, यूएसडी पर टन का ये प्राइस है। इसका अगर हम डेटा देखें तो कहीं ना कहीं हमें 2006-07 से लेकर 2012-13 तक एक पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है, और फिर वापस थोड़ा हमें डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता है। सोयाबीन ऑयल में अगर हम देखें तो वापस एक बार ग्रोथ हमें 2006-07 से लेकर 2012-13 तक ग्रोथ दिखता है, मगर कंपैरेटिवली अगर हम ग्रोथ की परसेंटेज देखें तो सोयाबीन ऑयल में ग्रोथ ज्यादा है और उसके बाद में वापस एक बार डाउनवर्ड ट्रेंड है। मगर यही डेटा अगर हम 2020 जनवरी से लेकर 2021 मई तक देखें तो एक क्लियर पॉजिटिव ट्रेंड हमें, एक अपवर्ड ट्रेंड हमें यहाँ पे दिखता है। मगर वापस एक बार अगर आप कंपैरिजन करो तो कहीं ना कहीं सोयाबीन ऑयल का जो ग्रोथ है या परसेंटेज ग्रोथ अगर हम देखें वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द सोयाबीन। और इसीलिए मैं वापस एक बार कहना चाहूंगा कि भारत की अगर ओर से हम इंपैक्ट देखें तो ज्यादा इंपैक्ट हमें सोयाबीन ऑयल में नजर आते दिख सकता है। अगर कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन हमें सोयाबीन ऑयल एनसीडेक्स अगर कोरिलेट करे सोयाबीन ऑयल को सीबॉट से, सीबॉट यानी कि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है, उसमें अगर हम कोरिलेशन देखें तो इसमें भी हमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन दिखता है। सो जनवरी 2020 से लेके अगर मई 2021 तक का डेटा देखे तो सिर्फ एक महीना छोड़ के यानी कि दिसंबर 2020 छोड़ के हर एक महीने में हमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन दिखता है, जो कि बहुत अच्छा एक कमेंट कर जाता है कि इसीलिए शायद हमें कहीं ना कहीं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटलुक हमें इसमें भी नजर आ रहा है। और आखिरी सेशन के अगर लास्ट पार्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो कहीं ना कहीं थोड़े गाइडलाइंस भी आपको पता होना जरूरी है कि एज अ इन्वेस्टर कौन सी चीजों को आपको करना है और कौन सी चीजों को आपको नहीं करना है। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करें उसके पहले आप सेबी या एक्सचेंज सर्कुलर्स को जरूर पढ़े। कोई भी ट्रांजैक्शन आपको करना हो तो सिर्फ एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर की थ्रू ही आपको करना है। आपकी जो केवाईसी प्रोसीजर है
वो आपको पूरी तरह कंप्लीट करनी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करें उसमें कोई ना कोई प्रकार की रिस्क जरूर होती है। वो कौन सी रिस्क है उसे आप पहले समझे। रिस्क डिस्क्लोजर रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगी वो आप जरूर पढ़े समझे। आपको ना समझे तो कोई एक्सपर्ट्स को पूछे। कोई भी ट्रांजैक्शन या ट्रेड आपने किया होगा उसके लिए आपको एक रिसीट या बिल, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट नोट कहते हैं, वो आपको मिलना बहुत जरूरी है, जो जनरली 24 घंटों के भीतर आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मिल सकती है, जिसमें ट्रेड रिलेटेड आपको पूरी आपकी जो जानकारी है वो आपको उसमें मिल जाएगी। हमेशा याद रखें कि आपके जो भी मार्जिन आपको देने हैं वो टाइम पे आप देते रहें। कहीं ना कहीं आप डिफॉल्ट करना जरूर कोशिश करें कि आप डिफॉल्ट ना करें उस प्रोसीजर में। और जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वो ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज से रिलेटेड ही आप करें। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन या डब्बा ट्रेडिंग जिसे हम शायद कह सकते हैं उसमें आप ना जाए, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो सकती है। और हमेशा कंटिन्यूअसली अपनी जो डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट है उसे आप मॉनिटर करते रहें, सो दैट आपको पता चले कि आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसका जो इंपैक्ट है, यानी कि सिक्योरिटीज बढ़ना अगर बाय किया है या कम होना अगर सेल किया है, वो इंपैक्ट आपको डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट पे सही तरीके से दिखाई दे रहा है या नहीं, वो आप जरूर चेक करें। कैश में कोई भी ट्रांजैक्शंस ना करें, बिकॉज कैपिटल मार्केट्स में इंडिया में कैश ट्रांजैक्शंस बैन किए हुए हैं। सो सभी ट्रांजैक्शंस आपको ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही आपको करना है। और हमेशा याद रखें कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप करें, हमेशा उसमें जो भी रिस्क है उसे आप पूरी तरह पहले समझे, और वो रिस्क आप लेना चाहो तो ही आप आगे बढ़े, या फिर आप ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स जो भी उपलब्ध होंगे उसमें आप आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आप कर सकते हो। हमेशा याद रखें कि जितनी ज्यादा रिस्क आपको उसमें होगी उतनी ही ज्यादा आपको उसमें रिटर्न्स मिलने की भी चांसेस या जो भी ये है वो आपको हो सकते हैं। सो उतनी रिस्क आपको लेनी है या नहीं वो आपको इंडिविजुअली डिसाइड करना है। दूसरों को देखकर या किसी का सुनकर आप कोई भी आपके ट्रांजैक्शंस जरूर करना, जो भी करना चाहो वो अवॉइड करें। आपकी डिसीजन आपको खुद को लेनी है, आपकी रिस्क एपेटाइट आपको खुद को समझनी है, और उसके बाद में ही आपको आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो करनी है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको मिलता है वो पूरी तरह ड्यूली साइंड है या नहीं वो आप जरूर देखें। और हमेशा याद रखें कि इंफॉर्मेशन आप तक बहुत ज्यादा पहुंचती रहती है। हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर दिखती है, हम सुनते हैं या कोई बताता है, मगर वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, एंड उसके बेसिस पे हमें कोई भी डिसीजन लेना है, तभी वो डिसीजन लेने से पहले वो इंफॉर्मेशन की करेक्टनेस या एक्यूरेसी को जरूर आप देखें समझे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप ना समझ पाओ तो कोई एक्सपर्ट्स को जरूर पूछे, और उसके बाद ही जो भी आपको डिसीजन लेना हो वो आप अकॉर्डिंगली फिर ले सकते हो। सो इस तरीके से जो आज की सेशन के थ्रू हमें आपको या वेबिनार के थ्रू आपको जो बताना था वो बताने की कोशिश मैंने जरूर की है अभी। और अभी इसके आगे पुनीत को शायद कुछ ऐड करना होगा, तो सबसे पहले मैं पुनीत को हैंड ओवर करूंगा, और उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो हम लेंगे। धन्यवाद सभी का, थैंक यू। थैंक यू सो मच अमोक सर। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस तरीके से आपने समझाया है, जो कि प्रश्न है वो मेरे ख्याल से अपने आप में सॉल्व हो गए होंगे। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी लिस्टेड कमोडिटीज़ हैं, आप एनसीडीएक्स की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर उस कमोडिटी की आपको मिल जाएगी। हमारे एनआईसीआर जो एक हमारा सिस्टर कंसर्न है, उसकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स जो है वो भी वहाँ पर मिलती रहेंगी, जिसको आप देखकर पढ़कर और अपना एक एक्यूमेन यूज़ करके अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर हमारे एनसीडीएस की वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर प्रोडक्ट्स का टैब है, वहाँ पर ऑप्शंस, इंडाइसेस और फ्यूचर्स, तीनों प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं और किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो आप ज़रूर पढ़ लें। और साथ ही साथ प्रोडक्ट मैनेजर के मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल हैं। यदि आपको कोई भी किसी भी कमोडिटी में कुछ भी जानना हो, कोई भी एरर आपके पास हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ask@ncds पे भी मेल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
एनसीडीएक्स आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे आईपीस के माध्यम से वेबिनार, इंफॉर्मेटिव वेबिनार लाता रहता है। सारी सारे पार्टिसिपेंट से यही निवेदन है कि वो अपने सर्कल में इस वेबिनार्स के फ्लायर्स को और लिंक्स को ज़रूर शेयर शेयर दें, ताकि बाकी के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मौका मिलता रहे इन सारे जो इंफॉर्मेटिव वेबिनार्स जो चलते रहते हैं एनसीडीएक्स की तौर से, उन्हें भी वो सुनने का मौका मिले। मेरे ख्याल से अभी अगर किसी पार्टिसिपेंट्स के कोई प्रश्न है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर हमारे साथ चैट बॉक्स में भी वो क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा सारे पार्टिसिपेंट से कि वो जो भी प्रश्न है या तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछें, या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अमुक सर, कोई क्वेश्चन तो आया नहीं है अब तक। मेरे ख्याल से जो आपने समझाया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सारे पार्टिसिपेंट्स का भी कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त निकाला आज के हमारे वेबिनार के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमोघ घोषतकर सर का कि वो आए और आज हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ इंटरेक्टिव तौर से आज का जो वेबिनार है उसे संपन्न किया। और सारे पार्टिसिपेंट्स और अमोघ सर का फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू पुनीत एंड थैंक यू एवरीबॉडी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।